हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज की क्लास में हम करेंगे संविधान की प्रस्तावना। देखिए दोस्तों, ये जो पॉलिटी की क्लासेस हम ले रहे हैं ये आपके सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट रहेगी, चाहे वो रेलवे का कोई एग्ज़ाम हो, एनटीपीसी हो, एएलपी हो, या फिर एसएससी का कोई एग्ज़ाम हो, या फिर स्टेट लेवल का कोई भी एग्ज़ाम हो आपका, तो उन सभी के लिए ये इम्पोर्टेंट रहेगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं संविधान की प्रस्तावना। पहले हम देख लेते हैं कि प्रस्तावना में क्या कुछ लिखा हुआ है। देखिए, प्रस्तावना को उद्देशिका भी कहा जाता है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाला बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ठीक है, तो ये बोल रखा है इसके अंदर प्रस्तावना में कि 26 नवंबर 1949 को इसको अंगीकृत किया गया था या फिर इसको अपनाया गया था। ठीक है, तो ये संविधान की प्रस्तावना है। इसमें से वैसे कोई क्वेश्चन नहीं आता कि प्रस्तावना बताओ क्या है, लेकिन इसमें जो मेन क्वेश्चन है वो देखिए अब क्या बनेंगे। सबसे पहली बात, जो इसमें ये शब्द हैं, कौन से शब्द हैं? एक तो समाजवादी, यहाँ लिख देती हूँ मैं, समाजवादी। ठीक है, समाजवादी। और दूसरा कौन सा वर्ड है इसके अंदर? धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष। और तीसरा है अखंडता। ठीक है, तो समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, जो ये तीन शब्द हैं, तो ये मूल प्रस्तावना जब बनी थी उसके अंदर ये शामिल नहीं थे, इनको बाद में जोड़ा गया था। और बाद में कब जोड़ा गया था इनको? जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था, 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, उसके द्वारा इन तीन शब्दों को जोड़ा गया था। ठीक है, और जो ये संविधान संशोधन था 42वां, इसको क्या बोला जाता है? इसको मिनी संविधान भी इसको बोला जाता है, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस हुए थे संविधान के अंदर, तो इसलिए इसको मिनी संविधान भी बोला जाता है। अब देखिए, हम इसकी हिस्ट्री जान लेते हैं। प्रस्तावना की हिस्ट्री क्या थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में जो ये उद्देशिका है इसको प्रस्तावित किया था। देखो, हमने पिछली क्लास में भी पढ़ा था, जो इनकी मतलब कि बैठक हुई थी 13 दिसंबर 1946 को, इसमें नेहरू जी ने उद्देशिका प्रस्ताव पारित किया था। ठीक है, उस उद्देशिका को ही अब क्या कहा जाता है? प्रस्तावना कहा जाता है। ठीक है, इन्होंने उद्देशिका पारित किया था और उसी को प्रस्तावना बोला जाता है। तो इन्होंने संविधान सभा में इसको कब पेश किया था? 13 दिसंबर 1946 को। और इसको स्वीकार कब किया गया था? 22 जनवरी 1947 को इसको स्वीकार किया गया था। अच्छा, अब ये पूछ सकते हैं कि भारत है जो किस प्रकार का राज्य है, किस प्रकार का उसको राज्य माना जाता है। तो देखिए, अगर हम प्रस्तावना से देखें तो क्या भारत को क्या क्या माना जाता है? तो प्रभुत्व संपन्न माना जाता है, ठीक है, और समाजवादी, पंथ निरपेक्ष माना जाता है, लोकतंत्रात्मक और गणराज्य। ठीक है, ये सब इनको माने जाता है, क्योंकि कई बार पेपर में पूछ लेते हैं कि इनमें से भारत को किस टाइप का राज्य नहीं है। तो ये चारों हैं, प्रभुत्व संपन्न भी है, 5 है, मतलब समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक और गणराज्य। ठीक है, तो ये सभी हैं इसके अंदर, ये आपको याद रखना है। उसके बाद और देखिए, इसमें प्रस्तावना में क्या इंपॉर्टेंट है? प्रस्तावना को क्या कहा गया है? संविधान का परिचय पत्र भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें संविधान से रिलेटेड सारी बातें लिखी हुई हैं कि इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे संविधान के अंदर, तो इसलिए इसको संविधान का परिचय पत्र कहा गया। जैसे इंडेक्स होता है ना किसी बुक के अंदर, क्या होता है? सबसे पहला पेज इंडेक्स होता है कि हम बुक में क्या क्या पढ़ेंगे, तो ऐसे ही संविधान का क्या है? एक परिचय पत्र है, मतलब इंडेक्स है। इसमें हमें पता चलता है कि संविधान में क्या क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो संविधान का परिचय पत्र इसको बोला जाता है। और किसने बोला था? ये बोला था पालकीवाला ने, पालकीवाला ने। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट एक बार देख लेना इसको, पालकीवाला ने बोला था इसको परिचय पत्र। और प्रस्तावना के बारे में और किसने क्या कहा था देखिए एक बार। और इसको बोला जाता है संविधान की आत्मा। ठीक है, संविधान की आत्मा, ये किसने कहा था? संविधान की आत्मा किसने कहा था? ये कहा था ठाकुर दास भार्गव ने।
ठाकुरदास भार्गव। ठीक है, ठाकुरदास भार्गव ने इसको क्या कहा है, प्रस्तावना को क्या कहा है, संविधान की आत्मा। और साथ में इन्होंने क्या कहा है, इसको संविधान की कुंजी। ठीक है, प्रस्तावना को संविधान की कुंजी भी कहा है और संविधान की आत्मा भी कहा है। देखिए आपको 2-3 फैक्ट हैं बस जो याद रखने हैं, क्योंकि ये पूछ लेते हैं डायरेक्ट कई बार एग्जाम में कि संविधान की आत्मा है जो प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा है। तो 2-3 नाम आपको याद रखने। एक नाम और है इसके अंदर जो कि है अर्नेस्ट बारकर। ठीक है, अर्नेस्ट बारकर, इसने क्या कहा है, इसको कुंजी नोट कहा है। ठीक है, कुंजी नोट। कुंजी तो किसने कहा था, अभी हमने देखा था ठाकुरदास भार्गव ने, और बारकर ने क्या कहा है, इसको कुंजी नोट कहा है। तो सिर्फ आपको इतने ही याद रखने हैं। उसके बाद देखिए प्रस्तावना से रिलेटेड कुछ मामले हुए थे उच्चतम न्यायालय में, तो केसेस थे, मतलब उसके बारे में और पढ़ लेते हैं हम 1-2। जैसे कि फर्स्ट क्या था इसके अंदर, बेरूबाड़ी। ये भी इम्पोर्टेंट है, पूछ लेते हैं कि ये जो केस है किससे रिलेटेड है। तो बेरूबाड़ी संघ मामला हुआ था, जो बेरूबाड़ी संघ मामला ये है जो प्रस्तावना से रिलेटेड है। इसमें उच्चतम न्यायालय ने क्या कहा था, देखिए उच्चतम न्यायालय ने इसमें क्या कहा था कि जो संविधान की प्रस्तावना है वो संविधान का भाग नहीं है। ठीक है, संविधान की जो प्रस्तावना है वो संविधान का भाग नहीं है, ये कहा था बेरूबाड़ी संघ मामले ने। तो उसके बाद आता है फिर केशवानंद भारती मामला। केशवानंद भारती मामला, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। केशवानंद भारती मामला 1973 में हुआ था ये। इसने क्या कहा था कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का अंग है। ठीक है, इसने प्रस्तावना को संविधान का एक अंग माना था, और संसद है जो वो कभी भी इसमें संशोधन कर सकती है। ठीक है, इसके मूल ढांचे में परिवर्तन किए बिना इसमें कोई भी मतलब चेंजेस है जो संसद कर सकती है। तो इसमें यही इम्पोर्टेंट था। आपको ये 2 केस याद रखने, बेरूबाड़ी वाला और केशवानंद भारती का। ठीक है, केशवानंद भारती ने ही बोला था कि प्रस्तावना है जो वो संविधान का एक भाग है। ठीक है, आंतरिक हिस्सा है। और केशवानंद भारती ने क्या कहा है, प्रस्तावना को संविधान का मूल ढांचा माना है। ठीक है, मूल ढांचा इसी को माना है, प्रस्तावना को। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है विदेशी स्रोत, मतलब कि हमने कौन सी विशेषता, संविधान की कौन सी विशेषता हमने किस देश से ली है उसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने अमेरिका से क्या क्या लिया। देखो अमेरिका से हमने बहुत सारी विशेषताएं ली हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या है, अमेरिका से हमने क्या लिया है, जो हमारे मौलिक अधिकार हैं वो भी हमें अमेरिका से ली हैं। मौलिक अधिकार हैं जितने भी वो हमने अमेरिका से लिए हैं। और जो हमने अभी देखा था उद्देशिका या फिर प्रस्तावना, वो भी हमने अमेरिका से ली थी। सबसे पहले अमेरिका ही था जिन्होंने अपने संविधान में प्रस्तावना को शामिल किया था, और उससे फिर हमने भी, इंडिया ने भी अमेरिका से इसको लिया है। ठीक है, उसके बाद तीसरा क्या लिया है हमने, न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक पुनरावलोकन, तो इसमें क्या होता है कि मान लो कोई निर्णय दे दिया गया, कोई भी हमने निर्णय लिया है मान लो, तो उस पे हम क्या कर सकते हैं, दोबारा से विचार कर सकते हैं। तो ये होता है न्यायिक पुनरावलोकन। ठीक है, मतलब अपने निर्णय को दोबारा से समीक्षा करना, उसके बारे में सोचना, पुनर्विचार करना। तो ये न्यायिक पुनरावलोकन है, ये भी हमने अमेरिका से लिया है। और क्या लिया हमने, निर्वाचित राष्ट्रपति। एक राष्ट्रपति होगा जो कि क्या होगा, निर्वाचित होगा। ठीक है, निर्वाचित होगा राष्ट्रपति, हमने अमेरिका से लिया है। और जो राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाएगा वो भी हमने यहीं से लिया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग हमने अमेरिका से लिया है। और क्या लिया है, उपराष्ट्रपति का जो पद है वो भी हमने अमेरिका से लिया है। उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका से लिया है। उसके बाद आपने आपात पढ़े होंगे, 3 प्रकार के आपात होते हैं, जैसे कि तो होता है राष्ट्रीय आपात, एक होता है फिर राष्ट्रपति शासन, और तीसरा होता है वित्तीय आपात। तो जो वित्तीय आपात है इसमें ये भी हमने अमेरिका से लिया है। और क्या लिया हमने, सर्वोच्च न्यायालय है जो, वो भी अमेरिका से लिया गया है, सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, तो ये सभी हमने अमेरिका से लिए हैं। उसके बाद बात करते हैं हम जर्मनी की। तो जर्मनी से हमने क्या लिया, देखो मनी, जर्मनी का मतलब होता है मनी। मनी की हमें जरूरत कब पड़ती है, जब हमारे पास आपात आता है। ठीक है, आपातकाल में हमें मनी की ज़रूरत पड़ती है। तो जर्मनी से हमने क्या लिया है, आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति, आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति क्या कर सकता है, मौलिक अधिकारों को स्थगित कर सकता है ना, मौलिक अधिकारों का स्थगन वो कर सकता है, मतलब कि उनको थोड़े टाइम के लिए रोक सकता है मौलिक अधिकार। ठीक है, तो वो हमने कहाँ से लिया है, जर्मनी से।
राष्ट्रपति के द्वारा मौलिक अधिकारों का शतगन हमने कहाँ से लिया? जर्मनी से। लेकिन इसमें एक वो होता है, अपवाद होता है। क्या होता है कि इसमें अनुच्छेद 20 और 21 को स्थगित नहीं कर सकते। ठीक है, 20 और 21 को हम स्थगित नहीं कर सकते, बाकी राष्ट्रपति किसी भी मौलिक अधिकार को स्थगित कर सकता है। वो हम अनुच्छेद आगे पढ़ेंगे 20-21 में क्या कहा गया है। उसके बाद हम पढ़ते हैं आयरलैंड से। देखो हमने क्या क्या लिया है। आयरलैंड से हमने क्या लिया है? जो हमारे नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, नीति निर्देशक सिद्धांत, ये हम बाद में पढ़ेंगे कि कौन से भाग से है, कौन सा आर्टिकल है। ठीक है, एक बार हम ये देख लेते हैं कि हमने कौन सी चीज़ कहाँ से ली है। तो आयरलैंड से क्या लिया हमने? नीति निर्देशक सिद्धांत। उसके बाद और हमने क्या लिया है यहाँ से? जो राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली है, राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली, मतलब कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो कैसे होना चाहिए, कौन निर्वाचन करेगा उसका, तो ये सभी हमने कहाँ से लिए? आयरलैंड से। ठीक है, राष्ट्रपति का पद होगा जो निर्वाचित होगा वो तो हमने अमेरिका से लिया है, और कैसे इसका निर्वाचन होगा ये हमने आयरलैंड से लिया, मतलब प्रोसेस है जो वो हमने आयरलैंड से ली है। और क्या लिया आयरलैंड से हमने? राष्ट्रपति क्या करता था? राष्ट्रपति के पास क्या पावर होती है कि वो राज्यसभा में जो सदस्य है उनका मनोनयन कर सकते हैं। जैसे आज के टाइम पे 12 सदस्यों को वो मनोनयन कर सकता है। तो राष्ट्रपति राज्यसभा में सदस्यों का जो मनोनयन करता है, मतलब खुद से चुनता है जो, उसको भी हमने कहाँ से लिया है? आयरलैंड से लिया है। ठीक है, तो उसके बाद आता है कनाडा। कनाडा से हमने क्या लिया है? जो संघात्मक विशेषताएं हैं, संघात्मक विशेषताएं, संघ की जो विशेषताएं, मतलब कि संघात्मक विशेषताएं, वो हमने आयरलैंड से ली है। ठीक है, और क्या लिया है? संघ और राज्यों के बीच जो शक्ति का बंटवारा है, संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा जो किया जाता है ना, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, 3 सूची बनाई गई है इसके अकॉर्डिंग, तो वो भी हमने कहाँ से ली है? कनाडा से। उसके बाद आता है दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका से हमने क्या लिया है? संविधान संशोधन। संविधान में जो जो हम संशोधन कर रहे हैं, संशोधन कर सकते हैं, आर्टिकल नंबर किसके तहत है? 368 के द्वारा जो हम संशोधन करते हैं ना, वो हमने दक्षिण अफ्रीका से लिया है। रूस से हमने क्या लिया है? मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य हम पढ़ेंगे किसमें? आर्टिकल नंबर 51A में, और कौन सा भाग है वो? 4A। ठीक है, तो उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो मौलिक कर्तव्य हमने कहाँ से लिए है? रूस से। उसके बाद आता है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से हमने देखो क्या क्या लिया है। एक तो लिया है समवर्ती सूची, अभी हमने पढ़ी थी ना कि 3 सूची होती हैं, राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची है जो वो हमने ऑस्ट्रेलिया से ली है। और क्या लिया है हमने देखा है कि जब मान लो जो लोकसभा और राज्यसभा में किसी बात को लेके, किसी विधेयक को लेके सहमति नहीं होती, तो उनकी आपस में क्या किया जाता है? संयुक्त बैठक बिठाई जाती है। तो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बिठाई जाती है, वो भी किसके द्वारा बिठाई जाती है? ऑस्ट्रेलिया से ही हमने ये लिया है। ठीक है, संयुक्त बैठक का जो प्रावधान है वो हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। उसके बाद देखो फ्रांस से हमने क्या लिया है? फ्रांस से हमने क्या लिया है? जो ये शब्द थे अभी हमने देखे थे, उसके अंदर प्रस्तावना में भी देखे थे, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता, ये शब्द हमने कहाँ से लिए हैं? फ्रांस से। ठीक है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता, ये शब्द हमने कहाँ से लिए हैं? फ्रांस से। उसके बाद देखो ब्रिटेन से हमने क्या लिया है? एकल नागरिकता। एकल नागरिकता है अभी भारत में। ठीक है, एकल नागरिकता मतलब कि मान लो कोई व्यक्ति भारत का नागरिक है तो वो किसी और देश का नागरिक नहीं होगा, तो एकल नागरिकता हमने ब्रिटेन से ली है। और संसदात्मक जो शासन प्रणाली है, संसदात्मक शासन प्रणाली मतलब कि भारत में क्या होगी? एक संसद होगी। ठीक है, संसद होगी, ये भी हमने कहाँ से लिया है? ब्रिटेन से लिया है। और क्या लिया हमने? जो राष्ट्रपति का पद है, राष्ट्रपति पद, अच्छा ये ध्यान रखना, ये राष्ट्रपति वाले बहुत कंफ्यूज करते हैं। राष्ट्रपति पद होगा ये तो हमने ब्रिटेन से लिया है। निर्वाचित होना चाहिए वो हमने लिया है अमेरिका से। और निर्वाचित होने की जो विधि है वो हमने कहाँ से ली है? ऑस्ट्रेलिया से, सॉरी वो हमने ली थी आयरलैंड से। ठीक है, तो ये राष्ट्रपति का आपको याद रखना है। उसके बाद क्या है? कानून के समक्ष सभी समान होंगे। कानून के समक्ष
सभी समान होंगे, यानी कि कानून के समक्ष समानता होगी। ये भी हमने कहाँ से लिया है? ब्रिटेन से। तो ये क्या थे? सभी विदेशी स्रोत थे। इनको आपको अच्छे से करना है क्योंकि पेपर में एक क्वेश्चन इनमें से आ जाता है। चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं जिसमें हम क्या पढ़ेंगे? अनुसूचियाँ। ठीक है, तो अभी कितनी अनुसूची है? 12 अनुसूची है। हमने स्टार्टिंग में देखा था जो मूल संविधान तैयार हुआ था बनके, उसमें 8 अनुसूची थी। ठीक है, और अब कितनी है? 12। तो 4 बाद में संशोधन के द्वारा जोड़ी गई, तो हम वो धीरे धीरे देखते हैं। तो देखिए अनुसूची सबसे पहली क्या थी? राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। राज्य व केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, इसको 4 के पेयर में याद करेंगे हम। पहला था राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, एक बार मैं नाम लिख देती हूँ, फिर मैं आपको इनको याद करवा दूंगी। दूसरा था पदाधिकारी के वेतन। पदाधिकारी के जितने भी वेतन है या फिर भत्ते, पेंशन, ठीक है, जो भी है इसके अंदर पदाधिकारी का, वो सेकंड में आता है। तीसरे में क्या है? फिर पदाधिकारियों को शपथ दिलवाई जाती है। पदाधिकारियों को शपथ, ये तीसरे में है। और चौथे में फिर क्या है? इनका राज्यसभा में प्रतिनिधित्व। राज्यसभा में प्रतिनिधित्व। देखिए इनको याद कैसे करेंगे? 4 के पेड़ में हम इनको याद करेंगे। सबसे पहले तो क्या होता है? कोई भी देश होता है, तो जैसे मान लो भारत है, तो ये राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, राज्य हो गया पहला। दूसरे में क्या है? अब कोई देश है, कोई भी राज्य है, उसमें अधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी। ठीक है, तो दूसरे में क्या गया? इसमें अधिकारियों के वेतन, भत्ते और पेंशन। ठीक है, दूसरे में क्या गया? पदाधिकारी। तीसरे में क्या है? अब उन अधिकारियों को शपथ भी दिलवाई जाएगी, तो तीसरे में उनको क्या दिलवा दी? शपथ। और चौथे में क्या है? अब शपथ दिलवा के अब उनको कहाँ लेके जाएंगे हम? राज्यसभा में। तो ये हो जाएगा राज्यसभा में प्रतिनिधित्व। ठीक है, समझ आ गया होगा। पहला तो क्या होता है? कोई राज्य होता है, फिर उसमें अधिकारियों के चुना जाता है, मतलब उसके वेतन वगैरह होते हैं। तीसरे में उनको शपथ दिलाई जाती है, और चौथे में उनको राज्यसभा में प्रतिनिधित्व, यानी राज्यसभा में मान लो उनको लेके जाया जाता है। तो हो गए 4। अब देखो 5वां क्या है? अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति। अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है? असम, त्रिपुरा। इसके अंदर 4 राज्य हैं, असम, त्रिपुरा और मेघालय, मिजोरम। ठीक है, 7वें में क्या है? केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा। राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा। और 8वें में क्या है? 22 भाषाएं। ठीक है, तो ये देखिए अब हम इसमें जैसे कि 5th पे क्या आएगा? अनुसूचित क्षेत्र। अब क्या होते हैं? कुछ चीज़ें जो रिजर्व की जाती हैं, तो अनुसूचित क्षेत्र हो गए और जनजाति। फिर 6ठे में क्या है? इसमें अलग से 4 राज्य हैं, जैसे कि असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। इसमें हमें अच्छे से ध्यान देना है कि यहाँ पे मणिपुर नहीं है। कई बार पेपर में ऐसे ही पूछ लेते हैं कि छठी जो अनुसूची है उसमें इनमें से कौन सा राज्य नहीं है, तो मेघालय, मिजोरम, मणिपुर और एक और दे देंगे। तो इसमें ध्यान रखना कि मणिपुर नहीं होता, क्योंकि दोनों मैं से स्टार्ट है ना, तो इसको याद रखना आपको। 7वें में क्या? फिर केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा कर दिया गया है, जो यानी कि राज्य सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची, वे सभी सूचियाँ इसके अंदर हैं। ठीक है, तीनों सूची इसके अंदर हैं। और 8वें में क्या है? 22 भाषाएं। तो भाषाएं भी कितनी है इसमें? 22। तो जब मूल संविधान तैयार हुआ था ना, उसमें 14 भाषाएं थी। ठीक है, उसमें बाद में धीरे धीरे करके 22 भाषाएं हो गई हैं। अब वो भी हम बाद में देखेंगे कि कौन सी भाषा को कब जोड़ा गया। तो पहले 14 थी और अब कितनी हो गई हैं? 22। उसके बाद 9वें में क्या है? संपत्ति का अधिग्रहण। संपत्ति का अधिग्रहण। 10वें में क्या है? फिर दल बदल। उसके बाद है पंचायती राज। ठीक है, और लास्ट में क्या है? स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन संस्थाएं। ठीक है, देखिए 9वें में तो क्या किया गया? संपत्ति का अधिग्रहण। जो संपत्ति वगैरह होती है उसके लिए कहा गया भूमि से रिलेटेड भी मान सकते हो आप इसको, भूमि सुधार। ठीक है, और 10वें में है दल बदल। पहले क्या होता था, मैं पूरी डिटेल में नहीं जाऊंगी। इसमें क्या था, जैसे कि कोई भी एक पार्टी का नेता है मान लो, और उसको उस टाइप से सीट नहीं मिली, ऐसा कुछ था, तो वो क्या करता था? अपना दल बदल लेता था, मतलब दूसरी पार्टी में चला जाता था। इसको रोकने के लिए ये कानून बनाया गया था, दल बदल। और 11वें में क्या है? पंचायती राज। जो हमारी पंचायतें होते हैं गांव में, उससे रिलेटेड है। और 12वें में क्या है?
जो सब शासन संस्थाएं मतलब जो कि पंचायती राज से निचले स्तर पे आती हैं, तो स्थानीय सब शासन संस्थाएं हो जाएगी इसके अंदर, नगर पालिका वगैरह हो गया जैसे कि, तो इस टाइप से आती है इसमें। अब देखिए हमने कहा है कि अभी जो मूल संविधान बन के तैयार हुआ था उसके अंदर 8 अनुसूचियाँ थी, ठीक है। तो बाकियों को बाद में जोड़ा गया। कब जोड़ा गया देखो, 9वीं, उसके बाद 10वीं, फिर 11 और फिर ये 12, इनको देखो कब जोड़ा गया। 9वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया था, जो पहला संशोधन हुआ था, फर्स्ट संशोधन था जो कब हुआ था 1951 में, इसके द्वारा जोड़ा गया। कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं कि पहला संविधान संशोधन कब हुआ था, तो कब हुआ था 1951 में, ठीक है। और 10वीं अनुसूची थी, उसको कब जोड़ा गया, जो 52वां संविधान संशोधन था कब हुआ था, ये 1985 में, इसके द्वारा इसको जोड़ा गया था, ठीक है। और 11वीं अनुसूची है जो इसको कब जोड़ा था, 73वां संशोधन हुआ था, 73वां संविधान संशोधन, इसको 1992 भी बोला जाता है और 93 भी बोला जाता है, ठीक है। लेकिन ये संशोधन 92 का था, अप्लाई 93 में हुआ था, इसलिए 92 ही मतलब इसको माना जाएगा। तो 73वां संशोधन 92 में हुआ था। और 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया था 74वें संशोधन के द्वारा, और ये भी कब का है, 1992 का, ठीक है। तो कई बार यहाँ 93 मिल जाएगा, अगर ऑप्शन में बाई चांस 92 ना हो तो आपको 93 करना है, नहीं तो आपको 92 ही टिक करना है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सूची। देखिए अब हम सूचियों के बारे में पढ़ते हैं। हमने अभी देखा था ना जो 7वीं अनुसूची थी उसमें लिख रखा था, एक मिनट में आपको दिखा देती हूँ। 7वीं अनुसूची में लिखा होता है केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा। तो जो शक्तियों का बंटवारा किया गया है तो उसी में से क्या किया गया, 3 सूचियाँ बनाई गई हैं, ठीक है। यहाँ पे 3 सूची बनाई गई हैं। और 3 सूची कौन कौन सी है, सबसे पहली तो है संघ सूची, संघ सूची, दूसरी है राज्य सूची, राज्य सूची, और तीसरी कौन सी है, समवर्ती सूची, ठीक है। तो ये 3 सूची बनाई गई है। मतलब कि सूची बनाने का मतलब क्या किया गया है, इसके अंदर विषय बांट दिए गए हैं। जैसे मान लो कोई टॉपिक है, उस पर कानून कौन बनाएगा, कोई ऐसा टॉपिक है जिसे मान लो केंद्र सरकार बनाएगी तो वो संघ सूची में चला गया, राज्य बनाएगी तो राज्य सूची में, ठीक है, राज्य सरकार बनाएगी तो राज्य सूची में। तो जितने भी विषय हैं कि किस विषय पे कौन कानून बनाएगा उसके अकॉर्डिंग 3 सूचियाँ बना दी गई हैं। अब देखिए सबसे पहली बात आती है संघ सूची। संघ सूची के जितने भी विषय होते हैं, टॉपिक होते हैं, उस पर कानून बनाने का अधिकार किसका होता है, केंद्र सरकार का, ठीक है। केंद्र सरकार है जो कानून बनाती है। केंद्र सरकार में भी कौन, संसद होती है, ठीक है। तो संसद ही कानून बनाती है इसमें। तो इसमें क्या था, पहले ये टोटल 97 विषय पे कानून बनाते थे, 97 पे, लेकिन अब इसको कितना कर दिया गया है, इनको 100 कर दिया गया है। 97 पे करते थे, अब कितने पे बनाने लग गए, वो 100 विषय पे, यानी कि 100 टॉपिक है जो वो इनके हाथों में है। उसके बाद आता है राज्य सूची। राज्य सूची पे कानून कौन बनाएगा, राज्य सरकार बनाएगी, ठीक है। और राज्य सरकार में भी कौन, विधानमंडल होती है। तो वो जैसे होता है ना कि कोई विधेयक है उसको बहुमत से पारित करके ऐसा कुछ होता है, तो वो प्रक्रिया हम आगे जानेंगे। तो उससे क्या करते हैं, वो कानून को बनाते हैं। तो इसमें पहले कितने थे, देखो इसमें पहले 66 विषय थे, ठीक है। लेकिन उसको बाद में 5 विषय इसमें से हटा दिए गए और अब कितने रह गए, 61। जो वो 5 विषय थे ना उनको यहाँ पे समवर्ती सूची में ऐड कर दिया गया। तो 66 से यहाँ पे कितने रह गए, 61 रह गए। और कब किया गया, देखो 42वां संशोधन। अभी हमने क्या था ना कि 42वां संशोधन है, उसको मिनी संविधान भी बोला जाता है क्योंकि उसके द्वारा बहुत ज़्यादा संशोधन हुए थे, चेंजेस हुए थे। तो जो 42वां संशोधन हुआ था 1976 का, उसमें ये क्या किया गया, इन 5 विषयों को समवर्ती सूची में जोड़ दिया गया था, ठीक है। 5 विषय कौन से थे, ये 5 विषय इंपॉर्टेंट है, पूछ लेते हैं। तो कौन कौन से थे, एक तो शिक्षा, और कौन सा है, जनसंख्या नियंत्रण, जनसंख्या नियंत्रण, ठीक है। और क्या है, वन और जंगल, वन व जंगल। और क्या है, न्याय प्रशासन, न्याय प्रशासन। और अगला क्या है, बाट और माप, बाट व माप। तो ये 5 विषय बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आपको अच्छे से याद रखना। ये पहले राज्य सूची में थे, लेकिन 42वें संशोधन के द्वारा इनको समवर्ती सूची में जोड़ दिया गया। देखो कई बार क्या होता है कि मान लो कोई राष्ट्रीय हित का कोई मामला हो, ठीक है, कोई भी ऐसा मामला हो जिसमें कि राष्ट्र का हित छुपा हो, तो राष्ट्रीय हित के मामले में, ठीक है, या फिर अगर राष्ट्रपति शासन लगा हुआ हो कहीं पे, किसी राज्य में मान लो राष्ट्रपति का शासन लगा हुआ हो, या फिर राष्ट्रीय आपातकाल हो, राष्ट्रीय आपातकाल हो,
ठीक है। और राज्य की अगर सहमति हो, राज्य खुद चाहता हो, ठीक है, राज्य की अगर सहमति हो तो क्या होता है, जो राज्य सूची के विषय है इन पर केंद्र सरकार कानून बना सकती है, ठीक है। राज्य सरकार चाहे तो क्या हो सकता है, इन विषयों पर कानून केंद्र सरकार बना सकती है। ये आपको याद रखना है कि राष्ट्रीय हित हो या राष्ट्रपति शासन हो, राष्ट्रीय आपातकाल लगा हो या फिर राज्य की सहमति हो तो केंद्र सरकार कानून बना सकती है, ठीक है। तीसरा क्या था, हमारी समवर्ती सूची, ठीक है। तो देखिए समवर्ती सूची में क्या था, समवर्ती सूची ऐसी होती है जहाँ पर केंद्र और राज्य दोनों की सरकारें ही कानून बना सकती हैं, ठीक है। राज्य और केंद्र दोनों सरकारें मिलकर ही कानून बनाती है, लेकिन मान लो उनके बीच में आपसी विरोध हो रहा हो, मतलब कि केंद्र कुछ अलग कह रही हो और राज्य सरकार कुछ अलग कह रही हो, अगर आपसी विरोध हो तो जाहिर सी बात है केंद्र सरकार का जो कानून है उसी को मान्य माना जाएगा, ठीक है। केंद्र सरकार का कानून ही मान्य होगा। तो इसमें पहले कितने विषय थे, 47 विषय थे, लेकिन 5 ही बाद में जोड़ दिए गए तो कितने हो गए अब 52। 47 से कितने हो गए अब 52 विषय। अब देखिए इसमें कुछ इंपॉर्टेंट विषय है, जो कौन सी सूची में कौन से विषय, एक बार उनको हम देख लेते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले हम देखते हैं राज्य सूची के, देख लो मान लो पहले, ठीक है। राज्य सूची के थोड़े आसान है। राज्य का मतलब क्या होता है, कोई भी राज्य है, मान लो खेत, राज्य में क्या होते हैं, खेत होते हैं तो खेत से रिलेटेड होंगे, ठीक है। तो राज्य सूची में क्या है, सबसे पहले कृषि होगी वहाँ पे। अब कृषि करनी है तो उसके लिए क्या चाहिएगा, हमें पानी चाहिएगा ना, तो यानी सिंचाई करनी पड़ेगी। और वहाँ पे क्या होगी, पुलिस व्यवस्था भी होती है, ठीक है। पुलिस है तो क्या होगा, जेल भी होगा। अब पुलिस होगी तो वो न्याय भी देंगे, यानी कि न्याय भी होगा, ठीक है। अब न्याय कौन देता है, पंचायत भी देती है, तो पंचायती राज भी होगा वहाँ पे, ठीक है। तो और साथ में क्या होता है, स्वास्थ्य किससे रिलेटेड भी होता है, तो लोक स्वास्थ्य, वहाँ पे स्वास्थ्य का भी ध्यान रखा जाता है। अब स्वास्थ्य का ध्यान कहाँ रखा जाएगा, अस्पताल में रखा जाएगा, तो अस्पताल भी होगा, ठीक है। तो ऐसे आपको रिलेट करके इनको याद करना है। तो कृषि, सिंचाई, पुलिस होगी वहाँ पे, जेल होगी, न्याय होगा। पुलिस होगी तो जाहिर सी बात है न्याय तो देंगे ही, अब न्याय देने के लिए पंचायती राज भी चाहिए, स्वास्थ्य भी देखा जाएगा उनको और अस्पताल भी। तो ये सभी हैं राज्य सूची के विषय। उसके बाद देखो संघ सूची। संघ सूची के विषय क्या क्या होंगे, जो कि पूरे देश के लेवल पे, देखो पूरे देश के लेवल पे हमें क्या चाहिए होता है, सुरक्षा की जरूरत होती है, तभी तो सेना को भर्ती किया जाता है। तो सुरक्षा होगी, सुरक्षा किससे करेंगे, वो हमारी युद्ध से सुरक्षा करेंगे, ठीक है। और किससे सुरक्षा करेंगे, विदेशी मामले हैं, जो विदेशी मामले हैं तो वो भी कौन देखेगा, केंद्र सरकार ही देखती है ना। तो देखा होगा विदेश में कौन जाता है, हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है वही जाते हैं, तो वो भी संघ से रिलेटेड है। उसके बाद जनगणना होती है, जो जनगणना, वो भी किसकी होती है, पूरे देश की होती है, तो वो भी संघ सूची में आएगा। शेयर बाजार भी पूरे देश के लिए है, ठीक है। सभी शेयर मार्केट में पैसे लगाते हैं। उसके बाद देखो अंतर्राष्ट्रीय संधि होती है, जो वो भी क्या करते हैं, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति करते हैं, तो वो भी इसके अंदर आ जाएगी। और क्या हो गया, बैंकिंग भी इसी के अंदर है। उसके बाद जल हो गया, वायु, रेल, ये सभी परिवहन भी इसी के अंदर आएंगे, ठीक है। परिवहन जितने भी जल, वायु, रेल, वो सभी इसी के अंदर आएंगे। अब इसके बाद जो भी बच गया वो याद रख लेना, बस समवर्ती सूची है, ठीक है, समवर्ती सूची। तो अब 5 तो हमने अभी पढ़े थे, कौन कौन से पढ़े थे, जैसे कि शिक्षा हो गया, कि मैं दोबारा से नहीं लिखूंगी। शिक्षा था एक, तो जनसंख्या नियंत्रण था, ठीक है, वन और जंगल, न्याय प्रशासन और बाट और माप, तो ये तो थे। और इनके अलावा और क्या क्या है, स्वास्थ्य हो गया, जैसे कि इन पर दोनों मिलके मतलब कि कानून बना सकते हैं, तो स्वास्थ्य हो गया, कारखाने हो गया। समवर्ती सूची याद करने की ज़रूरत नहीं, आपको सिर्फ संघ और राज्य कर लेना, उसके अलावा जो बच गए वो समवर्ती सूची है। और क्या, मजदूर संगठन है, जो मजदूर संगठन, ये भी समवर्ती सूची में आता है, ठीक है। और क्या हो गया, चुनाव, सड़क परिवहन, और क्या हो गया, राष्ट्रीय जलमार्ग। सिर्फ एक बार बस नाम पढ़ लीजिए, आपको याद करने की ये ज़रूरत नहीं है। उसके बाद और क्या जाता है, समाचार पत्र, ठीक है। तो ये सभी क्या है, समवर्ती सूची के विषय हैं। चलिए क्लास टॉपिक और कर लेते हैं। अभी हमने जो पढ़ा था ना अनुसूची, 1 मिनट, ये रहा 22 भाषाएं, जो हमने 8वीं अनुसूची पढ़ी थी ना अभी, कि 22 भाषाएं हैं इसके अंदर, तो ये भाषाएं और देख लेते हैं बस इसमें, और फिर आज की क्लास हमारी ख़त्म, ठीक है। तो 22 भाषाएं हैं जो इनके बारे में और देखते हैं अब हम। देखिए दोस्तों, जब हमारा मूल संविधान बन के तैयार हुआ था तो उसके अंदर टोटल 14 भाषाएं थी, ठीक है। बाद में संविधान संशोधन करके बाकियों को जोड़ा गया था। तो जो स्टार्टिंग में भाषाएं थी ना, वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें वो याद नहीं रखनी, बल्कि जो जिनको बाद में जोड़ा गया था उन वे हमारे लिए ज़रूरी है कि किस भाषा को किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था।
तो एक बार हमें 14 भाषाएं लिख देते हैं जो कि मूल संविधान में थी। ठीक है, तो सबसे पहली कौन सी थी? असमिया। ये आपको याद नहीं रखनी है, सिर्फ एक बार इनके नाम पढ़ लेना। ठीक है, असमिया। फिर कौन सी थी? बंगाली। बंगाली। फिर उसके बाद क्या थी? गुजराती। फिर हिंदी। ठीक है, उसके बाद क्या थी? कन्नड़। फिर कश्मीरी। कश्मीरी हो गया। उसके बाद कौन सी थी? मलयालम। मलयालम। ठीक है, उसके बाद कौन सी थी? फिर मराठी और ओडिया। उड़िया या फिर ओडिया, कुछ भी बोल सकते हैं आप इसको। पंजाबी। उसके बाद है संस्कृत। ठीक है, फिर कौन सी थी? तमिल तेलुगु। तमिल तेलुगु। ठीक है, और फिर है उर्दू। ठीक है, देखिए कितनी हो गई अब ये, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है, तो 14 भाषाएं होगी। ये स्टार्टिंग में थी, मूल संविधान में थी। इनको आप सिर्फ एक बार रीड कर लेना, ये याद करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद देखो, जो याद रखना है वो देखो। उसके बाद हुआ था 21वां संविधान संशोधन। ठीक है, 21वां संविधान संशोधन हुआ था 1967 में, और इसके द्वारा सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। ठीक है, ये कौन सी भाषा थी? ये 15वीं भाषा थी, क्योंकि 14 तो पीछे हो चुकी थी, तो ये 15वीं भाषा थी सिंधी, जिसको कि 21वें संशोधन 1967 के द्वारा जोड़ा गया। उसके बाद आता है 71वां संविधान संशोधन 1992। ठीक है, 71वां संशोधन 1992, इसके द्वारा 3 भाषाएं जोड़ी गई थी। कौन कौन सी? कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। ठीक है, तो ये 3 भाषाएं इसमें जोड़ी गई थी। अच्छा, फिर उसके बाद आता है 2003 का 92वां संशोधन। 92वां संशोधन आता है 2003, और इसमें 4 भाषाएं जोड़ी गई थी। कौन कौन सी? मैथिली, संथाली, बोडो, और अगला था डांगरी। ठीक है, डागरी भी बोल देते हैं इसको। तो मैथिली, संथाली, बोडो, डागरी, ये 4 भाषाएं हैं जो वो 92वें संशोधन 2003 में हुआ था, जो कि इसके द्वारा जोड़ी गई थी। चलिए दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही। अगली क्लास में फिर हम जितने भी भाग हैं, 22 भाग, उनके बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा।